नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 5th ऑफ द फेब 2025 यानी कि 5 फरवरी 2025। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 5th ऑफ द फेब, ठीक है। तो एज ऑलवेज आज ऐसा कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज ऐसा कोई डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, जो आपका कल का दिन था, है ना, जो आपका जिसको मैं कह सकता हूं कि यस्टरडे, है ना, कल क्या था? तो सिंपल याद रखना, कल के दिन क्या बनाया गया था? तो याद रखना वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कैंसर होता क्या है? इसके ऊपर आज के द हिंदू के अंदर, आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स भी छापे हुए हैं, तो हम उनको भी आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बस याद रखना, मुझे कमेंट करके बताना आज यानी कि कल जो कैंसर डे बनाया गया था उसकी थीम क्या थी, आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब होता क्या है समझना, हर इंसान के शरीर के अंदर आपने सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, ब्लड सेल्स होती है, राइट, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। कई बार क्या होता है, कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो हमारी सेल्स होती है वो एबनॉर्मली ग्रोथ करने लग जाती हैं, और जब वो एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देती हैं तो उसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो आपकी ब्लड, जो आपकी नसें होती है, बेसिकली वेन्स जो होती हैं, कहीं ना कहीं बॉडी में उस दूसरे टिश्यूज को अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, और उससे क्या होता है कि पूरी की पूरी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम पे अटैक कर दिया, ऐसी कुछ कह सकता हूं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? अवेयरनेस फैलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी आप कोई भी, जैसे आपको सिगरेट पीनी होती है, आपको दारू पीनी होती है, वाइन पीनी होती है, तो उस पर लिखा रहता है ना, कि अगर आप जैसे आप सिगरेट के पैकेट पे देखोगे तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है ना। तो हम चाहते हैं कि दुनिया कैंसर नाम की जो बीमारी इससे बाहर निकले, है ना, किसी की भी डेथ कैंसर से ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली हर साल क्या होता है, पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग किससे मारे जाते हैं? कैंसर से। तो याद रखना 4th ऑफ द फेब इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कैंसर डे। कब स्टार्ट हुआ था? तो सिंपल याद रखना 1999 में WHO जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक समिट हुई थी, ठीक है। कहां पर? पेरिस, ठीक है। तो जो पेरिस समिट हुई थी, उस पेरिस समिट के अंदर यह डिसीजन लिया गया था कि हम कैंसर को हराने के लिए, डिफीट करने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे बनाएंगे। बट याद रखना ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 4th ऑफ द फेब 2000 से हम इसको बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और कल क्या था? वर्ल्ड कैंसर डे। तो चलिए उसी के साथ हम आगे हमारे न्यूज को कंटिन्यू करते हैं, और आज की जो हमारे सामने पहली न्यूज आती है, देखते हैं उसमें क्या है। First case of deadly Henipa virus found in North America, sparking pandemic fears, no symptoms। समझना, अभी मैंने कहा कैंसर ना, लास्ट टाइम आपने देखा कोविड-19 आया था, ठीक है, ठीक है। कभी आपके पास निपा वायरस आ जाता है, ठीक है, एक होता है निपा वायरस, ठीक है, एक आपका ये कौन सा है? हेनिपा वायरस, ठीक है। तो बहुत सारे वायरस हैं जो हमारे इंसानों को क्या करते रहते हैं? परेशान करते रहते हैं, हम जैसे इंसानों को ना। होता क्या समझना, जो डिजीज, याद रखना, जो डिजीज, जो बीमारी जानवरों से ट्रांसफर होकर आती है, हम उसे जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो बेसिकली हेनिपा वायरस भी क्या एक जूनोटिक डिजीज है, यानी जानवरों से फैलती है, ठीक है। और इसका जो कैरियर है वो कौन होता है? तो याद रखना इसका कैरियर होता है फ्रूट बैट। कौन होता है? फ्रूट बैट, यानी कि जो चमगादड़ होते हैं ना, वो इसके कैरियर होते हैं, ठीक है। जैसे कोविड-19 का कैरियर भी कौन था? उस जो कोरोना वायरस जो था, जो रिस्पॉन्सिबल वायरस था, उसके लिए कैरियर भी कौन था? आपने नाम सुना होगा, सारस, है ना, वायरस का नाम। उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन था? तो रिस्पॉन्सिबल कौन था? फ्रूट बैट ही था, है ना। तो ये जो चमगादड़ है बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बेसिकली ये ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में आता है, या फिर मान लो इसने किसी फल को खा लिया, है ना, उसी फल को किसी जानवर ने खा लिया, उस जानवर के अंदर वो आ गया, उस जानवर के कांटेक्ट में आने से वो इंसान में पहुंच गया, या उस फल को डायरेक्ट इंसान ने खा लिया, या अगर तुम चाइना में रहते हो तो वहां पर तुमने उस जानवर को ही खा लिया जिसके अंदर क्या था? निपा वायरस था, ये वायरस था। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में क्या पहुंच चुका है? वायरस। और फिर क्या होता है, अगर वो डिजीज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होने लगती है तो फिर वो क्या बन जाती है? पहला पॉइंट आता है, या तो वो क्या बनेगी?
एपिडेमिक बनेगी। एपिडेमिक मतलब तुम्हारे उस रीजन के अंदर, जैसे भारत जैसा देश। फिर या फिर वो क्या बन जाएगी, एंडेमिक बन जाएगी। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जैसे भारत हो गया, भारत में दिल्ली, मुंबई, आगरा हो गया, ठीक है, चाइना के 2-4 शहरों में, बीजिंग और इनमें हो गया। तो अलग अलग रीजन में, कुछ कुछ शहरों में हो गया तो एंडेमिक, एक ही रीजन में हुआ तो क्या बोलते हैं, एपिडेमिक, और अगर पूरी दुनिया में फैल गया तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस क्या था, कोरोना वायरस वाज क्या था, कोविड-19 पेंडेमिक था बेसिकली, समझ रहे हो। तो ये जो है आपका हेनिपा वायरस, इसके कुछ पेशेंट मिले हैं कहां पर, नॉर्थ अमेरिका में। हो सकता है कि ये भी क्या बना दे, पेंडेमिक क्रिएट कर दे। जैसे कुछ टाइम पहले कोरोना ने भी क्या किया था, कोविड-19 ने पेंडेमिक क्रिएट किया था, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया था उसने। और समझ में आ रही है, तो वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अगर आगे बढ़ता है तो हम पढ़ लेंगे, इंडिया में आता है तो हम पढ़ लेंगे, नहीं तो ये न्यूज यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, तो क्यों, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, फ्रूट बैट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैंने कहा जैसे कि एक है आपका हेनिपा वायरस, तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सर ये सबसे पहले कहां पे आया था, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछने वाला है तुमसे। तो याद रखना, हेनिपा वायरस का जो फर्स्ट केस था सबसे पहले, ये 1994 में आया था। कहां पर आया था, तो ऑस्ट्रिया में आया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली कहां पर आया था, ऑस्ट्रेलिया में पहला केस आया था 1994 में। और अभी हालांकि पुरानी बीमारी है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसके केसेस आ रहे हैं, तो मे भी ऐसा ना हो कोविड-19 की तरह बढ़ जाए, तो ऐसी न्यूज है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आपसे पूछे, एक और होता है जिसे हम कहते हैं निपा वायरस। ये पिछले साल बहुत न्यूज में था, है ना, केरल के अंदर भी केस आ गए थे निपा वायरस। निपा वायरस भी बेसिकली किससे होता है, फ्रूट बैट्स उसके कैरियर होते हैं। ठीक है, होता क्या है समझना। अच्छा, इसका पहला केस कहां पर आया था, तो पहला केस आया था इसका 1998 में, और दूसरा केस आया था इसका 1999 में। पहला केस आया था इसका मलेशिया में, दूसरा केस आया था इसका सिंगापुर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे निपा वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम मलेशिया इन 1998, वहां पर एक गांव है, जिस गांव के सुअर की खेती करने वाले जो पिग फार्मर है, खेती का मतलब पालने वाले बेसिकली, समझ गए ना। तो जो पिग फार्मर्स थे वो सबसे पहले इन्फेक्ट हुए थे। कौन सा गांव था, तो उस गांव का नाम था निपा। ठीक है, तो अब उसी के नाम पर इसका वायरस का नाम क्या हो गया, निपा वायरस। 1998 मलेशिया, दूसरा केस कहां पर आया था, सिंगापुर 1999। इसकी बात करें तो कहां पर, ऑस्ट्रेलिया 1994, और अभी नॉर्थ अमेरिका में केस चल रहे हैं। तो याद रखना, अगर ये न्यूज बढ़ती है तो हमारे काम की है, अदरवाइज हम इसको वन लाइनर में पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कोरोना भी ऐसे आगे चल जाएगा। समझ गए, ओके। होता क्या, देखो फ्रूट बैट है, ठीक है, चमगादड़ है, पेड़ पर बैठा, पेड़ पर किसी फल को खा लिया, उसको जानवर ने खा लिया, जानवर को तुमने खा लिया, या उसने किसी जानवर को काट लिया, जानवर के कांटेक्ट में आ गया, वो इंसान के कांटेक्ट में आ गया, तो उससे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। बस ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, जैसे हेंड्रा वायरस, निपा वायरस, निपा भी, ठीक है, अभी इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है, अगर ज्यादा न्यूज में आएगा तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने 2 साल पहले 3 साल पहले कोरोना को पढ़ा था। नेक्स्ट आता है, चाइना हिट्स बैक एट यूएस विद गुड्स टैरिफ्स गूगल इन्वेस्टिगेशन। देखो समझना, अभी ट्रंप साहब बन गए हैं प्रेसिडेंट कहां के, यूएसए के। ठीक है, और ये चाहते हैं कि मेरे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, मेरे देश में इकोनॉमी बढ़े। तो इकोनॉमी को नुकसान करने वाला सबसे बड़ा कौन है, तो यहां पर जो इलीगल तरीके से लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने इलीगल तरीके से आने वाले लोगों को याद रखना एलियन का नाम दे दिया, है ना, उनको टेररिस्ट का नाम दे दिया, उनको इन्वेडर्स का नाम दे दिया, और उनके हवाई जहाज भर भर के, प्लेन भर भर के वापस भेज रहे हैं। जैसे भारत के जितने भी इलीगल लोग थे, लगभग 200 प्लस लोगों को भारत भेज दिया गया, और भारत बड़ा खुश भी हो रहा है इससे कि देखो भारत वालों को वापस भेजेगा। ऐसा नहीं है, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को बचा रहे हैं। वो जो फालतू, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो अमेरिका के लोगों के लिए होने चाहिए थे, वहां पर इलीगल तरीके से अगर कोई उनका यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा सबको वापस भेज दो, पहला पॉइंट। फिर उसने कहा कि यार मैं पैसा कैसे बनाऊं, तो उसने कहा उसके सामने एक और खतरा था, है ना, उसके सामने एक और खतरा था, वो था ब्रिक्स, है ना, शायद हम पढ़ चुके हैं ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बना कब था ब्रिक, तो आपको पता होना चाहिए, ब्रिक वाज फाउंडेड इन 2009, साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इन 2010, और आज के दिन इसमें 10 मेंबर हो चुके हैं। लेटेस्टली उसमें लास्ट इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया था, आप जानते हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिक देशों ने कहा कि भाई हम तुझे काउंटर करने के लिए, यानी डॉलर, क्योंकि अमेरिका की जो पावर है वो क्या है, डॉलर, है ना, करेंसी किसी देश की पावर होती है। इन्होंने कहा कि हम डॉलर को काउंटर करने के लिए क्या बनाएंगे, ब्रिक करेंसी बनाएंगे। ठीक है, अब
अमेरिका को लगा कि अगर इन्होंने ब्रिक करेंसी बना दी तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसका हो जाएगा, ब्रिक्स नेशंस का। तो अमेरिका ने कहा ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उसने कहा कि काम करते हैं, अगर कोई भी कंट्री यूएसए के अंदर कुछ भी सामान बेचना चाहती है ना, बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं, सबके लिए नहीं है, ध्यान रखना। उन्होंने कहा अगर वो करना चाहते, बेसिकली नहीं वो टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया को अभी डायरेक्टली टारगेट नहीं किया है, कुछ दिन बाद कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे काटा जाता है, आप जानते हो ना। तो हुआ क्या कि यूएसए ने कहा कि भाई अगर तुम्हें मेरे यहाँ कुछ बेचना है ना तो दो शर्तें हैं, या तो टैरिफ में बढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर, अभी मैं समझाता हूं टैरिफ की मीनिंग क्या होती है, या फिर मेरे यहां पर क्या करो, अपने फैक्ट्री लगाओ, अपना प्लांट लगाओ, ताकि अगर ऐसा करोगे तो मेरे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, मेरे यहां पर इकोनॉमी बूस्ट करेगी, और पैसा तो आएगा ही आएगा साथ में, यानी इकोनॉमी, वही बात है। तो इसने कहा कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो इसने क्या किया, सभी देशों के ऊपर धीरे धीरे टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था, उसने 25% टैरिफ बढ़ा दिया था, ठीक है, अपने जितने पड़ोसी देशों के ऊपर, है ना। कनाडा के ऊपर उसने कहा कि 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, 1 महीने का उनको मोहलत दे दी गई है। इसने क्या किया, चाइनीज कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 10% क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। और जब चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाया तो चाइना ने क्या किया, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, चाइना ने इसके ऊपर 15% उसको बढ़ा दिया। मतलब क्या है, टैरिफ कि जो मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है वो तुम्हारे देश में 100 रुपए का बिकता है, ठीक है, बट अगर तुम्हारी सरकार उसको क्या करे, उसके ऊपर 20% टैरिफ लगा दे, तो अगर मुझे वहां बेचना है तो मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वरना मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं बेच पाऊंगा वहां। तो जहां मेरा प्रॉफिट 30 रुपए निकल के आ रहा था, 70 का मुझे पड़ रहा था, 100 में मैं बेच रहा था, 30 रुपए कमा रहा था, अब उसने 20% बढ़ा दिया, तो मैं 70 की जगह 90 में मुझे पड़ रहा है और मैं 10 रुपए कमा पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मेरी इकोनॉमी को तो तुमने बर्बाद कर दिया ना। बस इसीलिए टैरिफ लगाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। सैंक्शन अलग चीज होती है, याद रखना। सैंक्शंस का मतलब होता है कंप्लीट बंद ही कर देना कि नहीं बेचोगे। टैरिफ का मतलब कुछ ज्यादा पैसा लेंगे तब बेचोगे। बात समझ में आ रही है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसीलिए लाई गई है अमेरिका के द्वारा, ताकि वहां की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके और ये सब काम हो सके। इसलिए उन्होंने इलीगल जो माइग्रेंट थे उनको बाहर भेजना शुरू कर दिया, बर्थ राइट सिटीजनशिप छीन लिया, क्योंकि कोई भी होता था प्रेग्नेंट हो जाते थे, पहुंच जाते थे अमेरिका, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा कहां का हो गया, अमेरिका का हो गया, है ना, ग्रीन कार्ड मिल गया वहां का, वो सब उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। हालांकि उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, बात की बात है। ठीक है, आई थिंक 2-4 बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। और बेसिकली ये न्यूज ऐसे ही ये डेली आएगी न्यूज में ना, देख रहे हैं हम पिछले पूरे हफ्ते से ही चला आ रहा है। तो आप बस एक बार समझ लो मतलब क्या होता है, फिर उसको बस ऐड ऑन करते रहना। ठीक है, और बेसिकली मैं कह सकता हूं कि भाई यहाँ पर टैरिफ वॉर चल रहा है ना, वो उस पर लगा रहा है, वो उस पर लगा रहा है, कल को अमेरिका भारत पे लगा देगा, भारत उस पर लगा देगा। क्यों? तो हम उनके रिलेशंस को भी समझ लेते हैं, है ना, जो हमें आगे काम आने वाले हैं। तो सिंपल समझना, मैं इसको एक बार समझ लेते हैं। यूएसए से जो कोल या कोयला और जो एलएनजी आती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसके ऊपर चाइना ने 15% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, चाइना ने क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर मशीनरी, बिग इंजन व्हीकल्स, पिकअप्स, ट्रक्स, इनके ऊपर 10% टैरिफ लगा रखा है। चाइना ने कहा कि जो यूएसए ने किया वो डब्ल्यूटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वॉयलेशन है। अब एक नया टर्म आ गया, है ना, जो नया बच्चा होगा उसको नहीं पता होगा। व्हाट इज डब्ल्यूटीओ? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका? तो याद रखना, डब्ल्यूटीओ काम होता है दुनिया भर के ट्रेड को मैनेज करना। एंड WTO was founded on 1st of Jan 1995। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगर पूछे इसका हेड कौन है तो नागोजी ओकोंजो इवलिया। ठीक है, 2-4 बातें याद रखना, फैक्चुअल डाटा है। कितने इसके सिग्नेटरी मेंबर्स हैं तो वो मुझे आप कमेंट करके बताना कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये फैक्चुअल डाटा है। फिर हुआ क्या, चाइना ने पिछले साल सिर्फ $7 बिलियन का इंपोर्ट किया है। किससे? अमेरिका से। बट चाइना ने रशिया से $94 बिलियन का परचेज किया है। मतलब चाइना रशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए पिछले साल देखो यूएसए और यूएसएसआर दोनों दुश्मन है ना। कैसे? इनके बीच कोल्ड वॉर चलता था जब ये यूएसएसआर हुआ करता था। अब धीरे धीरे रशिया कमजोर होता चला गया तो उसने साथ ले लिया किसका? चाइना का। अब रशिया चाइना को अपना पूरा प्रोडक्ट बेच रहा है, उधर से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है तो अमेरिका यूक्रेन का सपोर्टर है, तो अमेरिका की तरफ से उसका रशिया का बहुत ज्यादा अपोज होता है, तो इधर से चाइना ने उसका हाथ थाम लिया। अब चाइना ने उसका हाथ थाम लिया तो हम ब्रिक में भी आते हैं, है ना।
तो हम भी उसमें ऐड ऑन हो गए। तो अमेरिका सोचा यार ये सारे मिलकर मुझे बर्बाद कर देंगे, अमेरिका ने इनको पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो बहुत खतरनाक खेल चलने वाला है, चल रहा है, धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होती है। बस आप न्यूज पढ़ते रहना, ठीक है? बात समझ में आ रही कुछ? ठीक है। जैसे ऑल्सो इम्पोज फ्रेश एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन रेयर मेटल्स केमिकल्स एज टंगस्टन, टेलुरियम, ठीक है, बिस्मूथ, मोलिब्डेनम, ठीक है। देखो सिंपल याद रखना, मैंने आपको कुछ दिन पहले समझाया था कि मैक्सिमम जो रेयर जो वो है ना आपके मिनरल्स, वो चाइना के पास है, ताइवान के पास, इन कंट्रीज के पास, अमेरिका के पास थे नहीं। तो अमेरिका को लगा कि जैसे उसने देखो जितने भी आपके ई व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन, ये सारे मैक्सिमम चाइना और इनके पास हैं। सबसे बड़ी ई व्हीकल की लिथियम आयन की जो स्टोरेज कैंप है, जो प्रोडक्शन हाउस है, वो चाइना में लगा हुआ, बीजिंग में 2018 में बना था, दुनिया का सबसे बड़ा है ना। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसके पास सबसे ज्यादा गाड़ियों के शेयर कौन सी है? BYD चाइना की है। अब होता क्या है समझना, मैंने कहा ये यूएसए है, ये चाइना है। अब चाइना डायरेक्टली यूएसए में अपना माल नहीं बेच सकता है क्योंकि वो टैरिफ लगा देंगे। तो चाइना क्या करता है, इस प्रोडक्ट को भेजता है मैक्सिको, है ना, और मैक्सिको से फिर ये सप्लाई होता है यूएसए में। क्योंकि यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर बेसिकली ये समझना, वहां पर जैसे मैंने कहा एलोन मस्क की कौन सी कंपनी है, वो टेस्ला, ठीक है, जो ई व्हीकल बनाती है। अब अगर ये सीधा चाइना यहां पर अपनी BYD कारें बेचने लगे तो ये इसके कंपैरिजन में सस्ती है, तो पूरी टेस्ला की मार्केट बर्बाद हो जाएगी। तो इसको लगा कि मैं इस BYD पे जो चाइना की तरफ से आएगी मैं एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दूंगा, हो गई महंगी। अब क्या किया चाइना ने, दिमाग लगाया, क्योंकि यूएसए और मैक्सिको के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, मैक्सिको के ऊपर वो इतना टैरिफ लगा नहीं सकता, क्योंकि यहां से इस पे बैन लगा देगा तो इसका काम चल जाएगा, इस पे अगर कुछ प्रोडक्ट के ऊपर सेंसस लगा देगा तो काम नहीं चलने वाला। तो हुआ क्या, चाइना ने पहले यहां भेजा, यहां बेचा, यहां से फिर यहां भेजा, इसमें लिख दिया मैन्युफैक्चर्ड एट मैक्सिको, वहां पर होता था मैन्युफैक्चर्ड एट चाइना, तो नहीं बेच पाता था। यहां के थ्रू जाकर यूएसए में धड़ल्ले से BYD की कारें बिक रही हैं, और सस्ती सुंदर टिकाऊ चीज अगर मिलेगी तो लोग क्यों टेस्ला खरीदेंगे, तो वहीं कहीं ना कहीं मार्केट पिट रही है उसकी। और समझ में आ रही है, ये पूरा गेम चल रहा है और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? जैसे देखो, अगर मैं कहूं यहीं से समझना कि भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज तुम यहां देख रहे हो, जो न्यूज तुम यहां पर सामने देख रहे हो, ये न्यूज भारत के लिए भी तो हो सकती है। कल को यूएसए हम पे लगा सकता है, बिल्कुल। देखो कैसे समझना, मैंने कहा इंडिया, ठीक है, बहुत बड़ा देश है ना, हम लोग बहुत हो चुके हैं, 150 करोड़ के आसपास हो गए। अब यहां की बेसिक पब्लिक नीड है 3 चीजें। मुझे क्या चाहिए, ई व्हीकल चाहिए, ठीक है, पोल्यूशन भी कम करना है, ठीक है, पैसा बहुत खर्च होता है, गरीब आदमी हूं, मुझे तो ई व्हीकल चाहिए तो सस्ता में काम चल जाए। दूसरा इंटरनेट, सबसे ज्यादा यहां पर इंटरनेट यूज होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। एक मैंने कहा यहां पर स्पेस जो है ना, स्पेस जो है हमारा, जैसे कि आपने इसरो का नाम सुना होगा, तो हमारा इसरो चाहता है कि भाई, सरकार चाहती है कि भाई इस इसरो का मिशन मत भिजवाओ, है ना। नासा मिशन थोड़ी भेजता है, नासा तो एक्सप्लोर करता है, नासा सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता, नासा क्या करता है, एक्सप्लोर करता है स्पेस को। तो हम भी तो एक्सप्लोर करें, तो हमने क्या किया, एक्सप्लोर करने पे ध्यान देना चाहते हैं, तो हम प्राइवेट लोगों को क्या करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोग आए और इस सेक्टर में काम करें। दैट्स वाई लास्ट ईयर क्या हुआ था, इंडिया ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया था स्पेस सेक्टर में। जैसे इस साल परसों जो बजट आया था, उसमें इंडिया ने इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 100% FDI अलाउ कर दिया, यानी कि फॉरेन के 100% कोई भी कंपनी आए, पूरा का पूरा भारत में इंश्योरेंस को वाले काम को, उस बिजनेस को कर सकती है। ऐसे ही हमने स्पेस सेक्टर के अंदर क्या किया था, लास्ट ईयर 2023 में हमने क्या किया था, बेसिकली हमने 100% FDI अलाउ कर दिया था। तो हम चाहते हैं कि स्पेस एक्स जो कंपनी है, जो एलोन मस्क की है, वो आए भारत में और ये सारे काम करे, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाए, हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट हो। बट बात वही आ जाती है, अगर स्पेस एक्स आ गया, ठीक है, वो तो हम चाहते हैं क्योंकि वो हमारी सरकार की उससे इंटरफेयर नहीं करेगा। बट दूसरा एग्जांपल समझना, मैं चाहता हूं इंटरनेट, आपने एक नाम सुना होगा स्टारलिंक, है ना, बहुत अच्छी कंपनी है, किसकी है, एलोन मस्क की। अब सोचो स्टारलिंक भारत में आ जाए और इंटरनेट एक्सेस दे, तो कहीं ज्यादा बेटर एक्सेस देगा किससे, जियो से, एयरटेल से, इनसे, है ना। अभी वो काम कर रहा है कि दुनिया में आप कहीं भी हो, है ना, बिना टावर के आपके मोबाइल में इंटरनेट चलता रहेगा हमेशा ना, वो बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू पूरा कॉन्टैक्ट जो भी चल रहा है उनका, है ना। तो अल्टीमेटली
अगर स्टारलिंक भारत आता है तो अपने जियो और ये बर्बाद हो जाएंगे, और अगर ये बर्बाद हो जाएंगे तो ये लोग फिर क्या कहेंगे, सरकार को दोष देंगे। सरकार को दोष देंगे तो सरकार को अगर इलेक्शन जीतना है तो फंडिंग चाहिए, फंडिंग तो ये देते हैं बड़े बड़े लोग, तो सरकार कहेगी नहीं तुम्हारे बिजनेस को खराब करके तुम्ही से पैसा ले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो एक काम करो, स्टारलिंक को वहीं रखो, स्पेस एक्स आना चाहे तो आ जाए। अब वो इतना बेवकूफ थोड़ी ना एलोन मस्क, यार भारत में इतना बड़ा मार्केट है, मैं स्पेस एक्स को ले जाऊं, वो उसको भी लाना चाहेगा। अब क्या करेगा, अब उसका मित्र है कौन, उसका फ्रेंड है कौन, ट्रंप, वो ट्रंप के थ्रू हमारे ऊपर कुछ सैंक्शंस लगवा देगा, तो अल्टीमेटली हमें उसके अंडर में आना पड़ेगा, तो कुछ लिमिट्स दी जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे पूरा मार्केट काम करता है। बात समझ में आ रही है? तो बस ये टैरिफ वार चल रहा है, मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको 2-4 बातें दिमाग में आई होंगी, ठीक है। बाकी हम बार बार आएगा तो हम इसको फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यूएसए की बात करता हूं तो यूएसए का इंडिया 9th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ट्रेड के अंदर, जो कि 3.2% पे। डाटा याद रखना, सारे आर्टिकल्स से निकाले हुए डाटा है, ध्यान रखना। चाइना सबसे ज्यादा 30% बिजनेस करता है अमेरिका के साथ, ठीक है, फिर मैक्सिको, फिर कनाडा, ठीक है। और सिंपल याद रखना, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया यूएसए की क्या रिलेशंस हैं, तो इंडिया सबसे ज्यादा यूएसए से करता है फार्मास्यूटिकल्स, है ना, मेडिसिन सबसे ज्यादा भेजता है वहां पे, ठीक है। और जेम्स एंड ज्वेलरी आप जानते हो, ठीक है, गहने वगैरह 9.6% का मार्केट है, फिशरीज, ठीक है, 6.6% का मार्केट है। तो ये 2-4 बातें जस्ट बेसिक सी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। Will resolve गवर्नर तमिलनाडु गवर्नमेंट टशल इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। देखो समझना, है ना, है क्या, मैंने कहा कोई बिल है, ठीक है, और ये बिल आया लोकसभा में, ठीक है, आपने शायद पॉलिटी पढ़ी होगी, है ना, और फिर वो बिल चला गया राज्यसभा में, ठीक है, फिर वो बिल चला गया प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। चलो ऐसा मान लेता हूं वो बिल पहले आया राज्यसभा में, देन वो लोकसभा में गया, देन वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, तो प्रेसिडेंट के पास ना, और अगर प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, तो ये एक्ट बन जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर दे तो प्रेसिडेंट इसको वापस भेज देगा, और प्रेसिडेंट इसको एक बार ही वापस भेज सकता है, वन टाइम ही भेज सकता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या ले लेगा, वीटो ले लेगा। मैं वीटो को नहीं डिस्कस करने वाला, ये पॉलिटी में मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है, 111, जिसमें प्रेसिडेंट की 4 वीटो पावर लिखी हुई है। जो हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 3 टाइप की वीटो ही इंजॉय करता है, ठीक है। जैसे क्वालिफाइड हमारे पास नहीं है, तो एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो है। दीज 3 वीटोज आर यूज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या वो एक बार उसको रिमूव कर सकता है, बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। उन्हीं में उसकी डेफिनेशन आ जाती है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हो गया। अब मैंने कहा कि यही मैं कंपेयर कर देता हूं, ये थी पार्लियामेंट। अब मैं आ जाता हूं किसमें, स्टेट असेंबली में, है ना। मैं बात करता हूं किसकी, स्टेट असेंबली की, राज्यों की बात करता हूं, ठीक है। अब मान लो कोई बिल आया, ठीक है, मैंने कहा कोई बिल आया, समझना बहुत ध्यान से, वो आया विधानसभा, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, या फिर वहां से चला गया विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, जो 6 स्टेट में है, ठीक है, फिर चला गया गवर्नर के पास, ठीक है। या मान लो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ऐसे समझ लो, पहले यहां पहुंच गया। अब गवर्नर का काम है कि वो इस पे साइन करेगा। अगर गवर्नर साइन कर दे तो वो कानून बन जाएगा उस स्टेट का। अगर गवर्नर साइन ना करे तो क्या होगा, गवर्नर उसको एक बार भी वापस नहीं भेज सकता। तो गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर करेगा उस बिल को सीधा प्रेसिडेंट को पास कर देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वो मना नहीं कर सकता है, मना करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। वो भी 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में उसको दी गई थी, है ना। हमने पढ़ रखा है क्लासों में, जब हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़े थे। समझ में आ रही बात। अब क्या हुआ, अब ये चला गया प्रेसिडेंट के पास, और ये बिल जो एक हाउस से या दोनों हाउस से पास होकर पहुंचा, वो प्रेसिडेंट ने उस पर ना हाँ कहा ना कहा, और उसने भेज दिया प्रेसिडेंट, गवर्नर ने ना हाँ कहा ना कहा, और भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 200। तो सिंपल याद रखना, बाय यूजिंग आर्टिकल 200 गवर्नर कैन पास एनी बिल टू प्रेसिडेंट, ठीक है, पास कर दिया। अब प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, वो करे तो करे, ना करे तो ना करे, कितने टाइम में करे उसके ऊपर है। क्योंकि गवर्नर जो होता है बेसिकली प्रेसिडेंट के क्या होता है, पपेट होता है, या उसकी फोटोकॉपी होती है। क्योंकि प्रेसिडेंट हर स्टेट में जा नहीं सकता, हमारे 28 स्टेट और 8 यूटी मिला के, तो वो क्या करता है, वहां पर क्या करता है, बेसिकली गवर्नर को अपॉइंट कर देता है, ये करता है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर देता है दिल्ली जैसे उसमें, ठीक है।
तो हुआ क्या कि ये लोग क्या करते हैं, सारी बात इसको बताते हैं, ये उनके ऊपर एक्ट कर लेता है, तो बेसिकली इसके फोटोकॉपी होती है। अब हुआ क्या कि आपका जो तमिलनाडु है, उस तमिलनाडु ने 2023 से लेकर अब तक, समझना मैटर कितना सीरियस है ना, 2023 से लेकर अब तक उसने 10 बिल दिए, किसको? गवर्नर को। अब गवर्नर ने 10 के 10 बिल भेज दिए प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने 10 बिल में से 2 बिल को क्या किया? अप्रूव किया, और 7 बिल को रिजेक्ट मार दिया, ठीक है, और 1 बिल को तो उसने कंसीडर ही नहीं किया कि ये बिल भी है। अब सोचो, मैं इस स्टेट में रहता हूं, मैं स्टेट का भला करना चाहता हूं, तुम लोगों ने मुझे सीएम बनाया है, मैं बिल पास कर रहा हूं, अच्छा करना चाह रहा हूं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और की है। वो नहीं चाहते कि मैं अच्छा काम करूं, क्योंकि अगली बार उनको सरकार बनानी है। लेकिन मेरा बिल तभी पास होगा जब गवर्नर साइन करेगा। गवर्नर किसका बंदा है? प्रेसिडेंट का बंदा है। प्रेसिडेंट किसका बंदा है? प्राइम मिनिस्टर का बंदा है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो सरकार है, जो पार्टी, वो नहीं चाहती मैं अच्छा काम करूं, तो वो मेरे बिल को होल्ड कर लेते हैं। और जब होल्ड कर लेते हैं तो लोग हो जाएंगे दुखी कि ये तो फर्जी आदमी है, ये तो वादा किया था ऐसा कर देगा, ये तो कर ही नहीं रहा है। जनता को क्या पता है ना, जो जनता 5 किलो राशन के लिए किसी को भी वोट दे रही है, उस जनता को क्या पता है कि अल्टीमेटली ये क्या चीजें होती हैं। तो जनता बेवकूफ बन गई, जनता ने अगली बार उसको रिप्लेस मार दिया। जबकि ये हो क्यों रहा था? क्योंकि बीच में इसका मिसयूज उठाया जा रहा था। बात समझ में आ रही है? तो तमिलनाडु दुखी हो गया। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट की कि देखो, ये जो भी चल रहा है ना भाई साहब, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है, आप ऐसा मत करो, है ना, कुछ टाइम बाउंड होना चाहिए। 2023 में मैं सरकार बनाया था, 28 में मैं चला जाऊंगा, तुम 27 में कहते हो बना लो, मैं 27 में उस बिल को पास कर दूंगा, एक्ट बन जाएगा, तो जनता तो ये कहेगी दोबारा सरकार में आने के लिए कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बस वही मैटर, तो इन्होंने उसका अपोज कर दिया। ठीक है, बस सिंपल याद रखना। बात पूछे अगर गवर्नर तो कौन होता है, तो हमने पढ़ा भी है काफी बार, मैं दोबारा समझा देता हूं। अगर पूछे गवर्नर का जो आर्टिकल है वो कौन सा होता है, तो याद रखना आर्टिकल 153 जो कहता है कि गवर्नर होना चाहिए। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में ये अमेंड किया गया था कि एक गवर्नर या एक पर्सन एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है। 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। आपसे पूछेगा क्या गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो सिंपल याद रखना, से 2 कंडीशन होती हैं, 35 साल उसकी एज होनी चाहिए, और इंडिया का क्या होना चाहिए, वो सिटीजन होना चाहिए, बस। और राष्ट्रपति की नजर में, प्रेसिडेंट की नजर में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको बना दिया जाता है गवर्नर। उसको हटाने का क्या प्रोविजन है, तो उसके रिमूवल की कोई प्रोसेस नहीं है। आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है, मैं ज्यादा पॉलिटी में नहीं जाना चाह रहा अभी, आगे बहुत सारे आर्टिकल्स है। ठीक है, तो आपको पता होगा प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? इंपीचमेंट आर्टिकल 61 यूज होता है ना, कि शुरू में बिल पास हो गया तो 1/4 हाउस के जो मेंबर्स हैं उनकी परमिशन चाहिए, बाद में 1/2 से हटा दिया जाता है। ठीक है, 1/10 1/4, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये गवर्नर होल्ड द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वो काम करता है। प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल, चाहे तो 10 साल, समझ गए? सिंपल याद रखना। हाँ, एक बंदा था जिसने रिकमेंड किया था कि गवर्नर शुड बी रिमूव्ड बाय द इंपीचमेंट प्रोसेस, और वो कौन था, तो उसका नाम याद रखना, MM पुंछी। ठीक है, मदन मोहन पूंछी, इसने रिकमेंड किया था, इसके कमीशन ने रिकमेंड किया था कि गवर्नर्स को हटाने के लिए भी क्या होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए। बट इसको डिनाई कर दिया गया कि उनको हटाने का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो सकता है। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। गुजरात गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू असेस नीड फॉर यूसीसी, अपोजिशन कॉल इट डाइवर्जनरी मूव। ठीक है, देखो सिंपल समझना, हुआ क्या, आपने पढ़ा होगा यूसीसी है ना, कल परसों पढ़ाया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल कौन सा है? 44, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूसीसी। सबसे पहला स्टेट प्री इंडिपेंडेंस, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हालांकि हम पढ़ चुके हैं। प्री इंडिपेंडेंस कौन सा था, तो आपको पता होगा गोवा। ठीक है, जिसमें 1867 में ये लागू हुआ था। अगर पूछे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पहला स्टेट कौन सा बना, तो याद रखना उत्तराखंड। ठीक है, जो हमने पिछले हफ्ते ही पढ़ा था। ठीक है, यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। चाहे आपका एडॉप्शन की प्रोसेस हो, चाहे आपका डाइवोर्स का मैटर हो, चाहे कुछ भी हो, रूल सबके लिए सेम होंगे। कोई हिंदू रोज काम नहीं करेगा, कोई मुस्लिम रोज काम नहीं करेगा, सबके लिए क्या होंगे? यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल लॉज होंगे। ठीक है,
हम पढ़ चुके हैं। कौन सा आर्टिकल है? 44। किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जब स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा, रखे ना रखे बाद की बातें हैं, ठीक है। आर्टिकल 37 में लिखा है कि दीज डीपीएसपीज आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी लॉ, ठीक है। लेकिन हाँ, यूके ने कर दिया क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट है, स्टेट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। एफआर में क्यों नहीं रखा गया? पूरे देश में नहीं लागू कर सकते क्योंकि वहां पर केओस क्रिएट हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, समझ में आ रही है? तो यहां पर कर दिया गया। अब सेम यूसीसी लागू होने की बात हो रही है कहां पर? गुजरात। और गुजरात में यूसीसी लागू करने के लिए उसी कमेटी को दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया जो कमेटी उत्तराखंड के लिए बनी थी। तो बस उनके नाम याद रखना। यूसीसी तुम बेटर तरीके से जानते हो, मैंने आपको सायरा बानो, शाह बानो और आपके सरला मुदगल वाले केस समझा रखे जिनमें क्या क्या बातें हुई थी, ठीक है। जैसे ट्रिपल तलाक था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था कब? 2017 में सायरा बानो वाले केस में, ठीक है। देखो कमेटी में कौन है? रंजन देसाई, 45 डेज में उनको रिपोर्ट देनी है, उसके बाद स्टेट बिल पास करेगा, वो बाद की बात है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो गुजरात विल बी द सेकंड स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इंप्लीमेंट द यूसीसी, दैट इज आर्टिकल 44 ऑफ द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। समझ गए? कौन कौन है? तो एक रंजन देसाई है, हेड है, ठीक है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है। फिर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है सीएल मीना, ठीक है। फिर एडवोकेट है आरसी कोडेकर, फिर एक दक्षेश ठाकर, ठीक है, एक चांसलर रह चुके यूनिवर्सिटी के, फिर एक सोशल वर्कर गीता श्रॉफ। इन पांचों के नाम जरूर याद रखना, ठीक है। दीज 5 पीपल आर इन द क्या बोलते हैं उसमें कमेटी के अंदर है, जो कि किसके लिए बनी है? पैनल में है, जो कि यूसीसी इंप्लीमेंट करने के लिए रिपोर्ट देगी। कोई कितने दिन में? 45 डेज में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। द यूएस WHO exit a chance to reshape global health। समझना, जब भी दुनिया में कोई पेंडेमिक आया, कोई बीमारी आई, कोई डिजीज आई, पूरी दुनिया को बचाने के लिए भगवान बनकर कौन आया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पहले बेसिक बात कर लेते हैं। इट वाज फाउंडेड ऑन द 7th of April 1948। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखना जेनेवा, ठीक है। जेनेवा कहां पे है? तो स्विट्जरलैंड, ठीक है। आपसे पूछेगा ये जो WHO इसमें कितने मेंबर है टोटल? तो याद रखना 194 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं टोटल? 194 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इस WHO से अभी एग्जिट कौन मार गया? तो इससे एग्जिट मार गया यूएसए, ठीक है। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूं बहुत अच्छे से, जिसका पूरा इस आर्टिकल का क्या है? सार है, यानी कि उसका कंक्लूजन है, ठीक है। देखो समझना, WHO ने अभी रिसेंटली फैक्चुअल डाटा थे ना, उसने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, 194 देश हैं, जब भी दुनिया में कोई बीमारी आती है WHO नाम का डिपार्टमेंट जो हमें बचाता है, तो क्या अगर एक देश यहां से निकल जाए तो क्या हमें इसकी फंक्शनिंग को बंद कर देना चाहिए? क्या इससे विश्वास उठा लेना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? ऐसे ग्रुप सामने आए हैं, जैसे आपने G7 का नाम सुना होगा जो 1975 में बना था, G20 का नाम सुना होगा जो 1999 में बना था, ठीक है। ये ऐसे ग्रुप है जो निकल कर आए हैं कि कोई बात नहीं, अगर अमेरिका भाग भी गया तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्योंकि पेंडेमिक का कोई भरोसा थोड़ी ना है। ये निपा वायरस अमेरिका में चल रहा है, कल को ये पेंडेमिक बन जाए तो अमेरिका कहां भागेगा? कौन सोल्यूशन देगा? यूएसए तो, WHO तो देगा। लेकिन WHO के ऊपर इसने एलिगेशंस लगाए कि ये चाइना की तरफ ज्यादा फेवर करता है। जब चाइना ने पेंडेमिक क्रिएट किया था, जब चाइना ने वहां के लोगों ने, जब वो जो भी वो खा लेते हैं जानवरों को, उन्होंने पेंडेमिक क्रिएट किया तो WHO ने कहा था भाई उसको बैन कर दो, इन्होंने नहीं किया। तो हमेशा जो ट्रंप ये कहता है कि WHO किसकी तरफ झुका हुआ है? तो चाइना की तरफ। तो उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं फंडिंग नहीं दूंगा, मत दो। देखो होता क्या है, जितने भी इसके मेंबर होते हैं ना, ये मेंबर एक फिक्स पैसा तो देते हैं ताकि उसकी फंक्शनिंग हो, उसके जो मेंबर्स है, उसके एम्प्लॉयज, उनको पैसा दिया जा सके, फंक्शनिंग प्रॉपर वर्किंग हो सके। उसके अलावा वॉलंटरी भी आप उसमें पैसा दे सकते हो। तो जो ये G20, G7 जैसे देश है ना, वो अलग से पैसा देना चाहते हैं अपना, क्योंकि पेंडेमिक का भरोसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई भी बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि भाई जब WHO से यूएस भाग गया तो क्यों ना WHO को एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जाए।
आप किसी पे डिपेंड थोड़ी ना हो सकते हैं। अगर मान लो आप दो लोग एक साथ रहते हो, ठीक है, वही आपका खाना बना रहा है, वही आप उसके साथ रह रहे हो दिन रात, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई तू चला गया तो मैं मर जाऊंगा, है ना। कुछ अपना खुद का भी होना चाहिए कि ठीक है मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। तो बस यही कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका गया तो गया, जाने दो, हम सर्वाइव करेंगे और उससे बेटर तरीके से सर्वाइव करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस आर्टिकल को पढ़ना, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हु इज द करंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ द WHO, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जो ग्लोबल साउथ है उसको उसमें हेल्प करनी चाहिए। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इजिप्ट, ठीक है, ये सारे उसमें आपको हेल्प करनी चाहिए। ग्लोबल हेल्थ शुड नॉट बी एट द मर्सी ऑफ फंडिंग और द एक्सपर्टीज फ्रॉम वन और हैंडफुल ऑफ हाई इनकम कंट्रीज। समझ गए? वही बात है, एक ग्रुप के हाथ में उसके ऊपर मर्सी नहीं होनी चाहिए कि वो चला गया तो हम बर्बाद हो गए। समझ गए? पढ़ना, काफी अच्छा आर्टिकल, आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। नेक्स्ट है इंडिया इंडोनेशिया टाइज एज बीकॉन फॉर ग्लोबल रिलेशंस। आप जानते हो अभी हमारे यहाँ पर 26 ऑफ द जनवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? रिपब्लिक डे। हु वाज आवर चीफ गेस्ट? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे ना, प्राबोवो सुबियांतो। ठीक है, अब सिंपल याद रखना, हमने क्या किया, इंडिया और इंडोनेशिया ने ग्लोबल रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एग्रीमेंट किए, जैसे एग्रीकल्चर बढ़ाएंगे, हेल्थ केयर को बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। हाँ, अगर आपसे पूछे पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया और इंडोनेशिया ने अपना ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन किया था, तो याद रखना ट्रेड एग्रीमेंट इन बिटवीन या बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया वाज साइंड इन 1966। ठीक है, तब से चला आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, कब बना था? 1961। देखो था क्या, समझना, उस समय दुनिया में दो ही पावर थी, एक था USA, एक था USSR। ठीक है, USSR जो है वो बेसिकली कैसा था? सोशलिस्ट। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम चीजें सरकार के पास होना, सोशलिज्म होता है, सोशलिस्ट कंट्री। एक होता है कैपिटलिस्ट, ये कैपिटलिस्ट है, इसके पास मैक्सिमम पैसा जो है वहां पर प्राइवेट लोगों के पास, सरकार के पास इतना नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब इन्होंने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाले थे, न्यूक्लियर बम, 6 ऑफ द अगस्त और 9 ऑफ द अगस्त को, तो ये दोनों नाराज हो गए। पहले दोनों वर्ल्ड वॉर में एक ही साथ लड़ा करते थे। अरे आपने पढ़ा होगा ना कि एक तरफ था UK, एक तरफ था USA, एक तरफ था आपका फ्रांस। ठीक है, अब हुआ क्या, एक तरफ था इसके साथ USSR, इस तरफ कौन था? तो जर्मनी था, इटली था और आपका जापान था। ठीक है, इस USA ने इस जापान के दो शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाल दिया 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। इस बात से नाराज हो गया कौन? USSR। दोनों के बीच में क्या हो गया? टकराव हो गया और दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो गया? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और कोल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1945 से 1991 तक चला। 1991 में जो आपका USSR था, उस USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, एक बन गया यूरोपियन यूनियन और एक बन गया आप सबका फेवरेट रशिया। ठीक है, अब क्या हुआ समझना, एक कंट्री थी कैपिटलिस्ट, एक थी सोशलिस्ट। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, होता क्या है कि जब हम ये पूरा का पूरा सीन चल रहा था, ठीक है, जब ये पूरा का पूरा सीन चल रहा था तो दो सुपर पावर बन चुकी हैं। अब इंडिया आजाद हुआ था, इंडिया से पाकिस्तान निकला था, पाकिस्तान इसकी शरण में चला गया। अब हम कहां जाएं? अगर मैं यहां जाता हूं तो इधर से खतरा, यहां जाऊं तो इधर से खतरा। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए उनको एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है ना, मैं हमेशा बोलता हूं ना। अब हुआ क्या, उन्होंने सोचा कि यार एक तीसरी पावर बना लेता हूं जो ना इधर जाना चाहते हैं ना उधर जाना चाहता हूं। तो उन्होंने टोटल 4-5 लोगों के साथ मिलकर, मुझे बताना कौन कौन फाउंडर्स थे, उन सब के नाम बताओगे, किस देश के प्रेसिडेंट या PM थे वो। ठीक है, एक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके अंदर फाउंडिंग फादर्स में उन्होंने क्या किया, एक नया ग्रुप बना दिया जिसका नाम रखा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। इट वाज फाउंडेड इन 1961। एक तीसरी पावर निकल के आ गई USA, ठीक है, USSR। ये दो पावर थी, हमने तीसरी पावर क्रिएट कर दी बीच में, जिसका नाम रखा गया नाम। ठीक है, उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड इन 1991। कब आती है? इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, कि हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे। और अब जब हम ईस्ट की तरफ देखते हैं तो अगर मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ श्रीलंका है तो यहाँ इंडोनेशिया ही आता है, तो मुझे उससे साथ ट्रेड बढ़ाना है, तो हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आए। फिर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आए 2014 में, तो फैक्ट भी याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इनके बॉर्डर्स की, है ना, तो देखो आपने एक सिंपल सी बात सुनी होगी, समझना। ठीक है, देखो ये इंडिया, ये श्रीलंका,
यहां पर बेसिकली क्या है, तो यहां पर एक है हमारा कौन सा, लक्षद्वीप, और एक है यहां पर मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, इनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, एक यहां पर हमारा अंडमान निकोबार जो है वो अलग अलग है, इनको सेपरेट हो रहा है, और एक इधर से हमारा कौन सा सेपरेट हो रहा है, इंडिया और इंडोनेशिया। तो मैं कुछ चीज को ऐसे समझा देता हूं, देखो आपसे कई बार पूछ लेता है ये इंडिया है। अच्छा, पाकिस्तान से पूछूं तो आप कह दोगे सर रेड क्लिफ लाइन, चाइना से पूछूं तो कह दोगे सर मैकमोहन लाइन, है ना, अफगानिस्तान से पूछूंगा तो कह दोगे सर डुरंड लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड अफगानिस्तान, रेड क्लिफ लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये श्रीलंका हो गया, ठीक है, तो श्रीलंका को कौन सेपरेट कर रहा है, तो इसका नाम क्या है, एडम्स ब्रिज। ठीक है, राम सेतु, जिसमें मूवी भी आपने देखा होगा। ये मैंने कहा अंडमान निकोबार, और ये मेरा बना हुआ है इंडोनेशिया। ठीक है, तो यहां पर तो कोई लाइन थोड़ी खींच सकते हो, तो यहां पर इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, जैसे यहां पर है लक्षद्वीप, समझना, और यहां पर है मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, और यहां पर मैंने कह दिया कौन सा है, मालदीव्स। ठीक है, तो याद रखना, मालदीव एंड मिनिकॉय आइलैंड आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम लक्षद्वीप। ठीक है, 8 डिग्री 9 डिग्री। 10 डिग्री सेपरेट्स इंडिया एंड 10 डिग्री सेपरेट्स आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और यहां पर ग्रेट चैनल है ना, द ग्रेट चैनल सेपरेट्स इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर समझा देता हूं। ग्रेट चैनल सेपरेट्स इंडिया एंड इंडोनेशिया, 10 डिग्री सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, 8 डिग्री सेपरेट्स मालदीव्स फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड और इंडिया, 9 डिग्री सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मिनिकॉय, एंड द राम सेतु द एडम्स ब्रिज सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। और इधर से आपकी रेड क्लिफ लाइन, डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है, सिंपल याद रखना। और यहां पर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान तो यहां पर भी रेड क्लिफ लाइन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2-4 फैक्चुअल डाटा याद रखना। लर्निंग स्टेप्स, इंडिया मस्ट फर्दर स्ट्रेंथन इट्स इन्वेस्टमेंट इन स्कूल एजुकेशन। देखो काफी बार आ चुका है ना, 0 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। हमने इसको डाला था आर्टिकल नंबर 45 के अंदर, लेकिन डीपीएसपी का पार्ट है, स्टेट दे ना दे, तो हमने क्या किया, इसको अलग हटाना समझा। हमने किया एक अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया। हमने क्या किया, 0 to 6 ईयर के बच्चों की जो एजुकेशन थी वो डाल दी आर्टिकल 45 में, यानी कि डीपीएसपी में, और हमने 6 to 14 ईयर के बच्चों की एजुकेशन किस में डाल दी, आर्टिकल 21 के ए में। ये है फंडामेंटल राइट, और ये है मेरा डीपीएसपी। डीपीएसपी फॉलो करो तो करो, ना करो तो मत करो। अगर पहले नहीं करते तो देश बर्बाद हो जाता, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर। लेकिन अब 0 to 6 ईयर के बच्चे की एजुकेशन डाल दी, मत पढ़ाओ, आंगनबाड़ी खोल के बैठ जाते हैं, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, ना पढ़ाओ तो ना पढ़ाओ। लेकिन 6 से 14 ईयर के बच्चे को पढ़ाना कंपलसरी है, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। तो हमने उसको एफआर में डाल दिया, और आपने पढ़ा है कि एफआर जो है उनका वैल्यूएशन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट बैठा है। अब बच्चा स्कूल से घर से स्कूल कैसे जाए, प्रिंसिपल थोड़ी उठा के लाएगा। तो हमने क्या किया, इसी के अंदर 6 से 14 ईयर के बच्चे के एजुकेशन को किस में डाल दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाल दिया, जो कि आपके आर्टिकल 51 के ए में आती है। और उसका लास्ट बना दिया कि ये तुम्हारे पेरेंट्स की ड्यूटी है कि भाई उस बच्चे को स्कूल भेजो। फिर अगर स्कूल एडमिशन देने से मना कर दे तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है। तो ये बेसिकली एजुकेशन का थोड़ा सा सिनेरियो है, कई बार हमने पढ़ा है। अब एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ASER, है ना, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। और ये जो ASER रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये 2005 से आ रही है। एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है प्रथम। और ये एग्जाम में एक बार आ चुका है आपके कि प्रथम क्या है, तो प्रथम एक एनजीओ जो ASER की एजुकेशन रिपोर्ट देता है। और बेसिकली ये जो प्रथम एनजीओ, ये दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। ये पूरे भारत के अंदर ये डाटा कलेक्ट करता है कि कितने परसेंटेज बच्चे किस क्लास से किस क्लास में गए, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दी, कितने नए बच्चे उसमें एडमिशन लिए, ताकि एक डाटा निकल के आए कि कितना भारत पढ़ रहा है। भारत पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? आजकल गेम खेलेगा तो बढ़ेगा, ऐसा हो रहा है, वो बात की बात है, समझ गए? लेकिन समझना, ठीक है। अब एक रिपोर्ट निकल के आई जिसमें हमें पता चला कि कोविड-19 के बाद हमने टारगेट बनाया था, एक स्कीम आई थी निपुण भारत। मुझे कमेंट करके बताना कब आई थी निपुण भारत। निपुण मतलब पढ़ लिख के अच्छे बन जाओ तो, ना, उसका मतलब ये होता है ना। इस निपुण भारत का टारगेट था कि 2026-27 तक भारत में हर बच्चा क्या करे, पढ़े लिखे अच्छा बने, ठीक है। लेकिन इस एनजीओ की रिपोर्ट आती है कि 70% बच्चा ऐसा है जो 12वीं पास आउट है, उसको 3 डिजिट का डिविडेशन करना नहीं आता। अगर मेरे सामने तुम क्लास में बैठे होते और मैं पूछता तो आधी क्लास खड़ी हो जाती। मतलब रट्टाफिकेशन से बच्चे पास हो गए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो देश कैसे बढ़ेगा? बात समझ में आ रही है?
बस इसी के ऊपर एक रिपोर्ट निकल के आई है। द सेंटर हैज बीन नीन ऑन फुली इंप्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच प्रपोज 5-3-3-4 पता है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, ठीक है। दैट इंक्लूड्स 5 years ऑफ अर्ली एजुकेशन अप टू क्लास 3। और अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल ये कह रहा है, देखो आप पहली क्लास में हो, ठीक है, आप दूसरी क्लास में हो, आप तीसरी क्लास में हो, आप चौथी क्लास में हो, फर्क नहीं पड़ता, फेल हो रहे हो पास हो रहे हो। लेकिन अगर आप 8वीं क्लास में हो ना, आप 9th क्लास में हो, आप 10th क्लास में हो, और अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है, तो यकीन मानिए आप फ्यूचर में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बेसिक्स आना बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट पर तुम्हारे बेसिक क्लियर हो सकते हैं, इस पॉइंट के बाद बेस क्लियर नहीं होगा। तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? हमें स्कूल एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस आर्टिकल को पढ़ना आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे सर ये FLN क्या है? तो याद रखना FLN का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी, ठीक है। 2-4 बातें याद रखना। चलते नेक्स्ट, द फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी ऑफ द कैंसर केयर इन इंडिया। देखो अभी हमने कैंसर की बात की थी ना, कल वर्ल्ड कैंसर डे था 4 February को, तो आज ये आर्टिकल आना ही था, ये तो जाहिर सी बात है। अब कहा गया, मैंने कहा कैंसर क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है अब नॉर्मली ग्रोथ करने लग जाती हैं, अगल बगल टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, तो उसके बाद क्या होता है? कैंसर यानी कि ट्यूमर का नाम दे दिया जाता है। बाद में उसको काटने के चक्कर में, उसको खत्म करने के चक्कर में डेथ हो जाती है, वो जो भी है। तो हमें इसके लिए अवेयर करना चाहिए, तो ये बनाया जाता है, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था? 1999 में पेरिस समिट हुई थी, 2000 से ये बनाया जा रहा है। ये फैक्चुअल डाटा है, आपने लिख लिया होंगे अभी तक, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लो किसी को कैंसर हो गया तो उसका क्योर कराते कराते वो बंदा पागल हो जाएगा। सरकार, देखो सरकार मैक्सिमम पैसा कहां से कमाती है? आर्टिकल 47 कहता है कि DPSP का पार्ट है कि स्टेट को उन प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए जो हेल्थ के लिए हजार्डियस हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल को बैन करना चाहिए, तंबाकू, बीड़ी, इन सबको। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा यहीं से जनरेट होता है। अगर तुम 20 रुपए की सिगरेट के पैकेट को, हालांकि 20 का आता नहीं है, ठीक है, मुझे पता नहीं कितने का आता है, मान लो उसको 50 रुपए का आता है, और 50 वाले को तुमने 100 कर दिया तो भी वो खरीदेगा, 200 कर दिया तो भी वो खरीदेगा, 500 कर दिया तो भी वो खरीदेगा। मतलब उस नशे को करने के चक्कर में वो पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर अगर वो बीमार हो गया, कैंसर हो गया, तो वो अपनी फैमिली को जनरेशनल पुअर्टी में डाल के जा रहा है। आपने एक वर्ड सुना होगा, जनरेशनल वेल्थ, है ना, कि तुम्हारे बाप दादा के पास, तुम्हारे पूर्वजों के पास क्या था? अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। आज तुम वो प्रॉपर्टी बेच कर बिजनेस खोलकर बैठ गए, गाड़ियां ले ली, बंगले बना लिए, तो यू हैव जनरेशनल वेल्थ। मेरे पास कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो तो मैं क्या हूं, मैं अभी उस कैटेगरी में नहीं आया हूं। मान लो कल को बहुत ज्यादा आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर जाओ, ठीक है, या आप नॉर्मल इंसान हो, मान लो कैंसर हो गया, उसका इलाज कराते कराते इतना कर्जा ले लिया तुमने कि तुम तो मर गए, लेकिन तुम्हारी जो पीढ़ियां है ना वो कर्जे में डूबती चलेगी, तो वो जनरेशनल पुअर्टी में डाल दिया तुमने। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है। एक तरफ वो उन चीजों को प्रमोट करती है, दूसरी तरफ उन चीजों के लिए अवेयरनेस भी फैलाती है। बात समझ में आ रही है? सिगरेट भी मैं बेचूंगा, कैंसर का हॉस्पिटल भी मैं ही खोलूंगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट चल रहा है दुनिया में। बात समझ में आ रही है? अभी इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया हुआ है समझना। इसमें कहा गया है कि सरकार मैक्सिमम चीजें कमाती है इन चीजों से, लेकिन सरकार जब बजट आता है ना तो जीडीपी का 2% से भी कम खर्च करती है हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर, ठीक है। दूसरी तरफ कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको पता ही कब चला कि उनको कैंसर है, तो उनको लास्ट स्टेज में पता चलता है, वो ठीक ही नहीं हो पाते। तो अल्टीमेटली इसको बचाने के लिए किसको काम करना चाहिए? पहला पॉइंट निकल कर आता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, ठीक है। इजी उसका हेल्थ फैसिलिटी, मतलब इजीली अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए हमारे पास। बात समझ में आ रही है? आपने सुना होगा 5 लाख रुपए का वो दे देते हैं, क्या कहते हैं उसका, आयुष्मान भारत। अगर तुम बीमार हो गए और तुम पहुंच गए वहां पर तो आपको एडमिशन तक नहीं मिलता। तो हमें इन सारी चीजों की ओर देखने की जरूरत है। तो इस आर्टिकल को पढ़ना, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो सरकार इन सारे के सारे, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम एक चीज पढ़ाई थी आपको कि इंडिया में जो तंबाकू है ना, तंबाकू जिसको बोलते हैं, उससे 26 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो खाने वाला तंबाकू यूज करते हैं और कैंसर होता है उससे, है ना। और उससे सरकार कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए कमाती है।
और जब बजट का टाइम आता है तो सरकार 50,000 करोड़ रुपए तुम पे खर्च करती है। तो तुम तंबाकू खा खा के सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए दे रहे हो कमा के, और जब तुम कैंसर हो जाता है तो सरकार तुम सब के ऊपर 50,000 करोड़ भी नहीं खर्च करती। बात समझ में आ रही है? तो इस आर्टिकल में यही है कि भाई सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, या तो बैन कर दो, बैन कर नहीं सकते हो, जो भी है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। In India, public health care is state subject. State का subject है to finance the direct medical cost of cancer care. Some states such as Delhi, Maharashtra, Punjab and Kerala have implemented several schemes. जैसे कुछ स्कीम चलती हैं to support direct non-medical cost. Indian Railways, Air Force, इन सब की स्कीमें चलती हैं. Only a strong political will and strategic investment in the public health system will address the financial toxicity of the cancer. ठीक है, आप पढ़ोगे बहुत सारी बातें और सीख जाओगे। सेस एंड सरचार्ज कंटिन्यू टू श्रिंक स्टेट टैक्स शेयर। देखो समझना, देखो सेस एंड सरचार्ज है ना, कंटिन्यू टू श्रिंक स्टेट्स टैक्स शेयर, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, मान लो सेंटर है, ठीक है, सेंटर ने 100 रुपए कमाए, ठीक है, और ये 100 रुपए मैंने कहा हरियाणा से कमाए, राजस्थान से कमाए और पंजाब से कमाए, ठीक है। तो सबसे कुछ ना कुछ कमाया होगा, तो वापस क्या देगी इनको, कुछ पैसा वापस भी देना पड़ेगा। तो हमारे यहां पर एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस कमीशन, समझना बहुत अच्छे से, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कहता है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280 है ना। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। क्या नाम है उसका, एनके सिंह, ठीक है, उसको हेड कर रहे हैं, चेयरमैन एनके सिंह है। 1+4 टोटल 5 मेंबर होते हैं इसके अंदर, याद रखना। 16th फाइनेंस कमीशन किसको अपॉइंट किया गया है, तो फैक्चुअल डाटा याद रखना, अरविंद पनघड़िया, ये 2026 से ऑफिस को होल्ड करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन का काम है कि जितना पैसा सरकार ने कमाया कितना पैसा वापस स्टेट को मिलेगा। तो अभी ये प्रोविजन याद रखना, अभी ये प्रोविजन है कि अगर सरकार तुमसे 100 रुपए कमाती है, मैं एक स्टेट का एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैं अभी राजस्थान में हूं, ठीक है, तो मैंने कहा कि सरकार ने 100 रुपए कमाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान से, ठीक है, तो राजस्थान को कितना वापस करेगी, 41% पैसा वापस करना होगा, ऐसा फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है। 14th फाइनेंस कमीशन जो रेड्डी उसके हेड थे, उन्होंने कहा था पहले 32% होता था, उन्होंने 42% किया, लेकिन जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है एनके सिंह, वो अभी 41% ही रिकमेंड करके बैठे हैं। तो सरकार जो 100 रुपए कमाएगी 100%, उसका 41% स्टेट को देगी, ठीक है। पहले जीएसटी नहीं होता था, स्टेट टैक्स होते थे, तो सरकारें खुश थी, अपना पैसा रखती थी। अब सरकार ने क्या किया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सारा पैसा कहां जाने लगा, सेंटर के पास। स्टेट के पास कुछ नहीं बचता, स्टेट फिर सेंटर लेकर उनको देता है। अब जो तमिलनाडु जैसे स्टेट है, मैंने कहा है ना, गवर्नर वाला जो मैंने मैटर समझाया था। अब सोचो किसी स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी की सरकार नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको पैसा ठीक से नहीं देते हैं, पैसा रोक लेते हैं, और क्या करते हैं, इस पैसे को शेयर करना होता है। बट एक वर्ड आता है सेस, है ना, जो मैं इसमें लिखा है, एक होता है सरचार्ज। सरकार क्या करती है आजकल, सेस और सरचार्ज को बढ़ा रही है, बट एक प्रोविजन है कि सरकार जो पैसा यहां से कमाती है ना जीएसटी ईयरिंग के फॉर्म में, वही उसका 41% देगी। सेस और सरचार्ज का जो पूरा पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जेब खाली करती जा रही है, क्योंकि उससे 100 लेकर 41 रुपए देती है, 41, और अपनी जेब भरने के लिए वो सेस और सरचार्ज बढ़ा रही है। तो सरकार को सेस और सरचार्ज पे कंट्रोल करना चाहिए। कुछ दिन पहले तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट ने कहा भी था, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई थी कि इस फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को 41% से 50% कर दिया जाए, ताकि एटलीस्ट 50 रुपए तो हमें पहुंचे, 50%। और सेस और सरचार्ज शुड बी फिक्स होना चाहिए, या उसमें से भी हमें कुछ पैसा मिलना चाहिए। होता क्या सेस और सरचार्ज समझना, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स। जैसे लग्जरी आइटम्स पे ले लेते हैं, अच्छा तुम फॉर्च्यूनर खरीद रहे हो 40 लाख की, इतनी महंगी गाड़ी, एक काम करो इसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तुम्हें। तो टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है, सेस होता है। जैसे एजुकेशन सेस काट लेती है सरकार कि हम बच्चों को एजुकेशन देंगे, हम ग्रीनरी बढ़ाएंगे, हम एनवायरमेंट को कुछ करना चाहते हैं, तो किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई स्कीम निकालेगी, 2-2, 3-3 रुपए बढ़ा देगी, सबसे निकाल लेगी, सेस हो गया। टैक्स ऑन टैक्स, समझ गए।
और डायरेक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है। एक होता है सरचार्ज। सरचार्ज होता है जो हाईली इनकम लोग होते हैं, जैसे मान लो किसी की जो इनकम मान लो 50 लाख रुपए हो गई और 50 लाख का मान लो इनकम टैक्स दे रहा है मान लो 30%, तो 30% निकाल लिया मैंने उसका, तो फॉर एग्जांपल है ना, समझना 15 लाख निकल गया, 15, तो 15 लाख के ऊपर अलग से 3-4% सरचार्ज लगा दिया जाता है और अलग से पैसा ले लेते हैं। तो जो इनकम से पैसा ले रहे थे उसको तो स्टेट से शेयर कर रहे थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा ले लिया ना उसको स्टेट से शेयर नहीं करना, वो सेंटर का हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो इनकम, ये स्टेट की इनकम ही तो होगी ना, टैक्स इज बेसिकली गवर्नमेंट की इनकम होती है ना, तो उस इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो बस इतना ही कहा गया है कि अभी जो जीएसटी की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, सेस और सरचार्ज को भी क्या करना चाहिए, डिफाइन कर लेना चाहिए। समझ गए? तो 2-4 बातें थी, मैंने समझाने की कोशिश की, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इनकम टैक्स, ठीक है, सेस सरचार्ज क्या होता है, एडिशनल टैक्स कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, एडिशनल टैक्स चार्ज्ड व्हेन इनकम अर्न्ड अबव स्पेसिफिक लिमिट या स्पेसिफाइड लिमिट। Monetary and fiscal policies need to work in tandem. Ahead of RBI's monetary policy review, Finance Secretary indicates that growth impulses would get a bigger boost if interest rates are reduced. देखो समझना, अगर मुझे लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन, तो मैं मार्केट में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं मेरे पास। या तो बैंक उसको कंट्रोल करेगा, यानी कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई कंट्रोल करेगा, या उसको कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट अगर उसको करेगी, गवर्नमेंट करेगी, तो उसके लिए उसके पास क्या होता है, बजट, ठीक है, और बजट को ही क्या कहा जाता है, फिस्कल पॉलिसी, ये भी ध्यान रखना। अब देखो बातें क्या है समझना, ठीक है। आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, रेपो रेट, ठीक है, उसी की तो बात हो रही है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एक होता है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और एक होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। इनसे कौन करता है कंट्रोल मार्केट को, बैंक। गवर्नमेंट किससे करती है, बजट से। जैसे इस बार बजट में इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया है ना, 12 लाख कर दिया, तो लोगों की जेब में पैसा बचा, और जब लोगों की जेब में पैसा आता है तो मार्केट में क्या बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको सरकार अपने तरीके से बजट में टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, इनको ऊपर नीचे करके कंट्रोल करती है। बैंक जो होता है वो बेसिकली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब पहले हम इनको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या है, ठीक है। देखो पहले आरबीआई बेसिकली क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है, याद रखना, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बना कब था, तो आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी, आपको पता है 1935 में। कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे, तो यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुई थी, आपने को में पढ़ा होगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो पहले कोलकाता था, आजकल कहां पर होता है, मुंबई होता है, ठीक है। अब एक बात समझना, आरबीआई कहता था सरकार को कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, वो उस पर इल्जाम लगा देता था, ठीक है, कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। गवर्नमेंट कहती थी नहीं नहीं तुम रिस्पॉन्सिबल हो, दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहते थे, मंदी महंगाई होती थी। एक दिन दोनों बैठे, 2016 की बात है, 2016 की, दोनों बैठे, बोले काम करते हैं, दोनों मिलकर पॉलिसी बनाते हैं, कोई एक दूसरे को ब्लेम ही नहीं कर पाएगा। देन दे स्टार्टेड मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपसे कहेगा व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है इसमें टोटल 6 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं आपके सरकार की तरफ से, 3 लोग होते हैं आपके आरबीआई की तरफ से, और ये 6 लोग बैठकर डिसाइड करते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कितना रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे को ब्लेम भी ना किया जा सके और लोगों के सामने महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। समझ गए? कब बना था? 2016 में। इसकी एक कमेटी होती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा गया है, जो इस आर्टिकल में डिस्कस्ड है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बातों को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं। कितने टाइम के बाद इसकी मीटिंग होती है, तो मीटिंग होती है, याद रखना, कंपलसरी है, साल में 4 बार मीटिंग होना कंपलसरी है। हालांकि ये 6 बार करते हैं वो बाद की बातें हैं। 4 टाइम्स मीटिंग्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स इज कंपलसरी अंडर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब ये कंट्रोल कैसे करते हैं, समझना, कंट्रोल कैसे करते हैं। मैंने कहा एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। होता क्या है समझना, जैसे मान लो पहले महंगाई क्या होती है समझना। मैंने कहा कि एक पर्सन है नंबर 1, ठीक है,
एक पर्सन है नंबर 2, ठीक है, इन दोनों को प्याज चाहिए। इसके पास है 50 रुपए, बहुत ध्यान से समझना, इसके पास है 40 रुपए, दोनों को प्याज चाहिए। और यहां पर है जॉन, ठीक है, जो प्याज बेच रहा है, ठीक है, और जॉन ने प्याज का रेट कर रखा है 60 रुपए किलो, ठीक है, 60 रुपए किलो। अब इसके पास 50 है, इसके पास 40, ही देगा नहीं, ये घर चला गया। अगले दिन फिर आया, इन्होंने कहा प्याज का रेट, तो जॉन ने कहा कि मेरे पास देखो 60 रुपए किलो है। इन्होंने नहीं खरीदा, पैसा ही नहीं है, घर चला गया। अगले दिन जॉन ने दिमाग लगाया, यार 3 दिन हो गए, 2 किलो प्याज तो खराब हो गए, बेच देता तो ही ठीक था, नुकसान तो नहीं होता, डेप्रिसिएशन तो नहीं होता, नुकसान हो गया। उसने क्या किया, बोला ठीक है मैं 50 रुपए में दे दूंगा। मतलब जब लोगों की जेब में पैसा घटता है तो मार्केट में इन्फ्लेशन क्या होता है, कम होता है। जब पैसा नहीं है तो खरीदोगे क्या, तो अपने आप जॉन बेच गया ना 40-50 रुपए में। तो जब तुम्हारी जेब में पैसा आता है तो क्या होता है, महंगाई, या जब पैसा नहीं होता है तो महंगाई घटती है। समझ में आ रहा है, कुछ होगा नहीं, कुछ खरीदोगे नहीं खरीदोगे तो चीजों के रेट डाउन हो जाएंगे। एक मैं इसका दूसरा सिनेरियो कह रहा हूं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इसके पास मोदी जी ने इसके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दिए और इसके अकाउंट में भी मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाल दिए, खूब एक्सट्रीम पैसा है, ठीक है। अब ये जॉन है 60 रुपए प्याज किलो बेच रहा है, प्याज बेच रहा है 60 रुपए किलो। नंबर 1 बोला मुझे चाहिए, इसे बोला मुझे चाहिए। इसने कहा नहीं मेरे घर में मेहमान आए हैं, मैं तो मटर पनीर बनाऊंगा, मैं तो पनीर 2 प्याजा बनाऊंगा, मेरे को प्याज चाहिए। इसने इससे कहा ठीक है। इस जॉन ने लगाया दिमाग, बोले खूब पैसा है इनके पास। इसने कहा भाई मैं 100 रुपए किलो दूंगा। इसने कहा दे दो। इसने कहा नहीं मुझे दे दो, मैं 150 रुपए दे दूंगा। इसने कहा नहीं मुझे दे दो, मैं 200 रुपए दे दूंगा। करते करते जॉन की 60 रुपए किलो वाली प्याज 200 रुपए किलो में बिक गई। मैं डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, समझ गए, वो अलग मैटर होता है। अब क्या हुआ, उस जॉन की प्याज महंगी हो गई। तो अगर मैंने कहा तुम्हारी जेब में पैसा बढ़ा तो मार्केट में महंगाई भी बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी। समझ में आ रही है। अब इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, तो रेगुलेट कैसे होती है समझना, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है उसके बारे में समझना। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है रेपो रेट क्या होती है ना, पिछले क्लैट के एग्जाम में दोनों डेफिनेशन पूछ रखी थी, उसने एलेट में पूछ रखी थी। तो समझना ध्यान से, मैंने कहा कि ये मेरा कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये मेरा कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और ये मेरा कोई सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो आपको पता है मेरा सेंट्रल बैंक कौन सा हो गया, तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये मेरा क्या है, एसबीआई मान लो, ठीक है। अब एसबीआई के पास पैसे का सोर्स बहुत है कि आपको पर्सनल लोन दे देगा, ये आपको होम लोन दे देगा, आजकल ये वेडिंग लोन भी देने लगा है ना, लोन पे लोन दे देगा, कार लोन, ये लोन, वो लोन, दुनिया भर के, और इंटरेस्ट से पैसा कमा लेगा। आरबीआई के पास कोई स्कीम नहीं होती, या तो ये गवर्नमेंट को लोन देता है, ठीक है, या फिर ये बैंकों को लोन दे सकता है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उसके पास पैसे कमाने का। तो सोचो कभी तुम्हारे कमर्शियल बैंक के पास पैसा खत्म हो जाए तो ये पैसा किससे लेगा, आरबीआई से लेगा। तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर इसको पैसा देगा उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। तो रेपो रेट इज बेसिकली द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक। और कभी कभी मान लो आरबीआई के पास पैसा नहीं है तो जो कमर्शियल बैंक उस आरबीआई को पैसा देगा और जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा देगा उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। समझ गए। अब कहोगे सर सरकार कैसे कंट्रोल करती है, सोचो तुम्हारे पापा की सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक है, फैमिली की इनकम है 1 लाख, और सरकार ने रेपो रेट बढ़ा रखा बैंकों के ऊपर मान लो 6% फॉर एग्जांपल, ठीक, हालांकि 6.5 है अभी, और तुम्हारे घर वालों की सैलरी इनकम चली जाती है, जैसे कि होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, तुमने बढ़िया स्कोडा में घूमते हो ना, तो तुम्हारे लगभग पैसे निकल जाते हैं और तुम्हारे जेब में 30,000 रुपए बचते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ या कटने के बाद। अब 30,000 में तुम्हें घर खर्चा चलाना है और मार्केट में तुम बढ़िया बढ़िया चीजें खरीद रहे हो, एंजॉय कर रहे हो ना, बढ़िया खाना खा रहे हो, बढ़िया से रह रहे हो, जबरदस्ती की चीजें खरीद रहे हो ना, कुछ भी खरीद रहे हो, जूते हैं फिर भी खरीद रहे हो, पैसा है। अब बैंकों ने सोचा यार क्या करें, तो आरबीआई ने क्या किया, इसका रेपो रेट बढ़ा दिया। और जैसे इसका रेपो रेट बढ़ा तो इसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो अपना इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए ये क्या करेगा, इनका इंटरेस्ट बढ़ा देगा। जब इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अब तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे घर वालों की इनकम 70,000 जा रही थी, अब मान लो 80,000 जाने लगी तो 20,000 बच गए। अब तुम्हारे पास खर्च करने के लिए 10,000 रुपए कम है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम फालतू की चीजें नहीं खरीदोगे, और जब तुम फालतू की चीजें खरीदोगे नहीं तो फालतू खर्चा करोगे नहीं तो चीजों के रेट क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्या होता है, रेपो रिवर्स रेपो से मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है,
ठीक है। अभी ये रेपो रेट कितना चल रहा है 6.5%, ये कितना चल रहा है 3.35%। क्यों? क्योंकि इसके पास कमाने के दो ही सोर्स हैं। अगर ये इसको कम इंटरेस्ट पे देगा तो ये कमाएगा क्या, खाएगा क्या? बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी दो चार बातें याद रखना। अब एक आता है आपका SLR और एक आता है CRR, बस और समझ लेते हैं होता क्या है समझना। मैंने कहा कि एक पर्सन है नंबर 1, ठीक है, एक पर्सन है नंबर 2, दोनों गए बैंक, और बैंक के अंदर, ठीक है, जॉन ने बैंक खोल रखा बेसिकली, और उस बैंक के अंदर इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए जमा करा दिए, ठीक है, हो गए 100 करोड़ रुपए। इधर बैठा है विजय माल्या, ठीक है, जो पैसा लेके लंदन भागना चाहता है, इसको चाहिए लोन कि भाई मुझे लोन दे दो। तो पहले बैंक क्या करते थे, पूरा का पूरा पैसा 100% पैसा किसको दे देते थे, लोन वाले को दे देते थे। अब लोन कोई 2 दिन के लिए थोड़ी ना लेता है, लोन तो 20, 25, 30 साल के लिए लेता है, और लोन लेकर लोग भाग जाते थे। फिर इसके घर में शादी हो गई, नंबर 1 की शादी है, ये गया पैसे लेने 2 करोड़ रुपए मान लो, बैंक बोला कल आना कल आना कल आना, क्योंकि पैसा तो उसको दे रखा है, वो तो देगा नहीं। सारे लोगों को पता चल गया, सारे के सारे लोग यहां पहुंच गए पैसा लेने, तो इसको क्या किया, ताला लगा के भागना पड़ गया। और इस तरीके से बैंक क्या हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे। बात समझ में आ रही है? ताले लग जाते थे। तब सोचा गया आरबीआई, इसीलिए तो आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी, आरबीआई बनाई इसलिए था टू कंट्रोल द बैंकिंग रेगुलेशन या टू कंट्रोल द बैंक्स, है ना, प्राइवेट बैंक्स। एक प्राइवेट रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में ये बना था सबसे पहले 1935 के अंदर, है ना। 1926 में बनने के लिए यंग हिल्टन कमीशन 1926 में बन गया था, बट 1930s में क्या आ गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था पूरी दुनिया में, तो वो अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे पाया, तो 35 में जाकर बनाया, वो बाद की बात है, लेकिन हाँ ऐसा होता था। तो आरबीआई के आने के बाद ये रूल किया गया। अब ये रूल है समझना मॉनेटरी पॉलिसी में कि मान लो 100% पैसा इनके पास है, बैंक के पास, तो वो बैंक किसी को लोन पे रूप में मैक्सिमम 78% पैसा दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं देगा। और मान लो उसने 78 दे दिया मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो इसके पास फिर भी 22% पैसा तो बचा ना 22%। अब इस 22% पैसे को 2 पार्ट में तोड़ेगा। एक को करेगा कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि वो हमेशा इसका लगभग 4% पैसा कैश में रखेगा, ताकि कोई पैसा मांगने आए जरूरत के टाइम पे तो उसे ये ना कहना पड़े कि पैसा नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो सब मांगने आ जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो 4% पैसा बैंक अपने यहां पर कैश में रखता है, तो रखता है, कंपलसरी है, वायलेशन होने पर सजा पड़ जाती है इनको, ठीक है। एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी लिक्विड फॉर्म में पैसा। जैसे स्टॉक मार्केट में तुम पैसा लगा देते हो ना, जैसे तुम आजकल क्या होता है उसमें क्रिप्टो करेंसी में लगा देते हो, जब मन किया बेच दिया, तब मन किया निकाल लिया। तो बैंक हमारे पैसे का लगभग 18% पैसा SLR में रखता है। जैसे गोल्ड खरीद के रख लेगा तुम्हारे पैसे से, जैसे म्यूचुअल फंड में लगा देगा तुम्हारा पैसा, जैसे स्टॉक मार्केट में लगा देगा तुम्हारा पैसा, जैसे तुम्हारे पैसे की कोई जमीन खरीद के रख लेगा। अब मान लो तुम आए और बहुत सारे लोग आ गए और 4% से काम नहीं चल रहा, तो वो कहेगा 2 दिन बाद आना, क्योंकि 2 दिन के अंदर इनकी पूरी वैल्यूएशन आ जाती है, ये बिक जाते हैं। स्टॉक मार्केट में तो आजकल हम T+1 साइकिल में आ चुके हैं। पहला देश है चाइना और दूसरा देश है इंडिया, याद रखना। T+1 साइकिल, भारत और चाइना एकमात्र ऐसे देश है 2 जो दुनिया भर में स्टॉक मार्केट के पैसे का सेटलमेंट एक दिन में कर देते हैं। हम T+0 पे भी काम कर रहे हैं, मिनटों में पैसा आ जाया करेगा, वो अभी वर्किंग है आरबीआई का, ठीक है, समझ रहे हो। सेबी का, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, समझ में आ रही बात। तो यहां से पैसा निकाल के दे दिया जाएगा। तो ये जो पूरा सेटलमेंट है, इसे क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करती है, समझ गए। ये कैश, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हर 2 महीने में मीटिंग होती है, तो अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार 12वीं बार लगातार ऐसा हो जाएगा। पिछले 11 टाइम से RR, RRR, SLR, CRR फिक्स है, अनचेंज्ड है, कम बत्ती नहीं कर रहे उसको। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ज्यादा कर देंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, कम कर देंगे तो डिफ्लेशन। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का, मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4 + -2, 4 + 2 6, 4 - 2 2, 2 से कम चला गया तो भी ठीक नहीं है, 6 से ऊपर चला गया तो भी ठीक नहीं है। 6 से ऊपर मतलब महंगाई है, 2 से नीचे मतलब मंदी आ चुकी है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बातें याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर एनी टाइम मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।